हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 साउंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर हम लोगों के इस बार सेंटअप टेस्ट में इंक्लूडेड होगा। तो इसमें पढ़ना है सबसे पहले हम लोगों को रिफ्लेक्शन एंड इकोज़ के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इको। तो क्लास 9th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि साउंड क्या होते हैं। साउंड किसी भी बॉडी के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होते हैं। जब कोई बॉडी वाइब्रेट होता है ना तो उससे साउंड प्रोड्यूस होते हैं एंड ये वाइब्रेशन किसी मीडियम के थ्रू दूसरे के पास पहुंचते हैं और इसका मतलब साउंड को उसके प्रोपेगेशन के लिए उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था ये कि हम लोगों के ईयर्स जो होते हैं ना वो सारे साउंड को नहीं सुन सकते। कुछ लिमिटेड रेंज है फ्रीक्वेंसी जो होता है साउंड के फ्रीक्वेंसीज जिसको हम लोग सुन सकते हैं, जिसको ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होता है, जिसको हम लोग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज भी कर सकते हैं। ये 20,000 को 20 किलो हर्ज। कभी कभी ये जो होता है ना हम लोग को MCQ में देता है तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, यहाँ 20 हर्ज टू 20 के हर्ज लिख देता है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि हम ये साउंड का तो हम लोग जानते हैं कि ऑडिबल रेंज है, बट कभी कभी ना ओल्ड एज होने के वजह से भी ये हम लोगों का फ्रिक्वेंसी कम हो सकता है। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी बोथ लो एंड हाई दोनों फ्रीक्वेंसी का जो होता है सेंसिटिविटी डिक्रीज़ हो जाता है। अब जानते हैं यहाँ पर क्या है कि साउंड वेव जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ज दैट मीन्स 20 किलो हर्ज से ज़्यादा है तो उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक, और जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से नीचे होता है उसको हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रा एंड अल्ट्रा इस तरह से याद रखेंगे। तो ये दोनों तरह के साउंड जो है हम लोग नहीं सुन सकते हैं, लेकिन इनको भी मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। ये जस्ट साउंड वेव की तरह इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, अब साउंड का 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है। साउंड वेव्स किसी भी मीडियम में ट्रैवल करते हैं तो इसका 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होता है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी। तो इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि किसी भी साउंड वेव जब किसी मीडियम में ट्रैवल करती है ना तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो अपने मीन पोजीशन से, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, इस वायर को हम लोग दोनों तरफ से इस तरह से टाइटली ये टाई कर दिए हैं और बीच वाले को हम लोग इस तरह से, ये रबड़ बैंड या वायर किसी को भी ले सकते हैं, तो इसको हम लोग बीच से प्लग करते हैं तो ये क्या होगा, ये इस तरह से थोड़ा ऊपर जाएगा और ये थोड़ा नीचे जाएगा इस तरह से। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना ये ऊपर या नीचे एदर इन एनी डायरेक्शन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में जाता है उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो एम्पलीट्यूड होता है इस तरह से, या फिर किसी वेव में हम लोग एम्पलीट्यूड दिखाना रहता है तो ये कोई वेव है, साउंड वेव अगर है तो ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये तो हो गया ग्राफ में, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग ये समझना है कि अगर हम लोग किसी रबर बैंड को प्लग कर रहे हैं तो ये जितना ऊपर जाएगा और जितना नीचे जा सकता है वो उसका एम्पलीट्यूड हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, क्या होता है एम्पलीट्यूड के बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड होता है एक पार्टिकल को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, पार्टिकल को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, जैसे मान लीजिए ये वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ तक अगर ये वाइब्रेट होता है तो हम लोग इसको कहेंगे इसका एक वाइब्रेशन हुआ। तो इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का ही जस्ट अपोजिट है या उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। टाइम पीरियड को हम लोग T से लिखते हैं और इसका सेकंड होता है, यूनिट सेकंड होता है। टाइम पीरियड का ही रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड में हम लोगों ने क्या कहा, एक वाइब्रेशन में लगने वाला टाइम, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकेंड में होने वाला नंबर ऑफ वाइब्रेशन। 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस साउंड वेव कंप्लीट करता है किसी मीडियम में तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड क्या है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। नेक्स्ट है फिर इसके बाद है लैम्डा। लैम्डा दैट मीन्स वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ होता है ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक, देखिए ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी, अगर वेव यहाँ से यहाँ तक आ रही है एक वाइब्रेशन में, तो इनिशियल पोजीशन इसका यहाँ है, फाइनल पोजीशन यहाँ है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है इसको ये कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कहलाएगा लैम्डा, जिसको वेवलेंथ कहते हैं। तो एक वाइब्रेशन में जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो हो गया वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है अब द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में ही जितना डिस्टेंस जाएगी उसको कहा जाता है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या हो गया, वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस ये एक वाइब्रेशन में लैम्डा वेवलेंथ ट्रैवल कर रही है और कितना टाइम लग रहा है, तो उसको टाइम पीरियड लग रहा है v इक्वल टू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साउंड वेव का स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस यहाँ क्या है, डिस्टेंस है लैम्डा, और टाइम क्या है, टाइम पीरियड। अब हम लोग जानते हैं 1 बाय, इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 1/t। ठीक है, तो v लैम्डा हो गया, 1/t क्या था, अभी हम लोगों ने पढ़ा फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग लिख सकते हैं साउंड का वेलोसिटी जो होता है वो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो ये हो गया हम लोगों का इन दोनों में रिलेशन। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अब क्या क्या कंडीशन है। अब साउंड वेव जानते हैं हम लोग कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय द वेव्स इज थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स अबाउट द मीन पोजीशन। अब एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो जब ये वाइब्रेट होती है ना अपने मीन पोजीशन के लॉन्ग, आगे पीछे अपने मीन पोजीशन के लॉन्ग वाइब्रेट होती है, तो इससे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। व्हेन द मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट देयर इज़ अ चेंज इन काइनेटिक। जब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेट हो रहे तो वो पहले क्या थे, इनिशियल पोजीशन में रेस्ट में थे, दैट मीन्स उनके पास पोटेंशियल एनर्जी था, लेकिन जब वो एनर्जी गेन करते तो वो किस में आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी में आ जाते हैं। तो देयर इज़ अ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इस तरह से उनका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में एंड पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता जाता रहता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो साउंड वेव्स को इसलिए इलास्टिक और मैकेनिकल वेव भी कहा जाता है। अब एक्चुअली ये मैकेनिकल वेव्स 2 टाइप्स के होते हैं। मैकेनिकल वेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी, ये जो होता है एनर्जी के सोर्स होते हैं एंड इसको मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव 2 टाइप के वेव होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव वैसे वेव को कहा जाता है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स क्या होते हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव में वैसे वेव को कहा जाता है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स इसके क्या हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में ही मोशन कर रहे, जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन कर। जैसे एयर के पार्टिकल्स को अगर हम लोग ऐसे डॉट 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 से माने, तो एयर के पार्टिकल्स अगर यहाँ पर कोई सोर्स है, मान लीजिए यहाँ पर कोई इस तरह से लाउड स्पीकर से कोई साउंड निकल रहा है और ये सोर्स तक पहुँच रहा है, ये किसी के ईयर तक पहुँच रहा है, तो ये जब वेव कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस लाइन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसके पार्टिकल्स भी ऑसिलेट कर रहे हैं। एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे से। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है, एयर के मॉलिक्यूल्स का जो होता है वाइब्रेशन भी उसी लाइन में हो रहा है। तो ये दोनों जगह सेम डायरेक्शन में होते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, कहीं कहीं क्या होते हैं, एयर पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, तो उस जगह को हम लोग उस साइड को कंप्रेशन करते हैं एंड जहाँ पर ये आपस में जो होते हैं इनके बीच गैपिंग बढ़ जाता है, ये आपस में सेपरेटेड हो जाते हैं, तो उसको रेयरफैक्शन कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक्चुअली इसी तरह से होता है, कहीं पर एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे
सोर्स से एनर्जी मिलने पे एयर मॉलिक्यूल्स जमा हो गए, फिर ये फैल गए, फिर ये जमा हो गए, फिर ये आपस में फैल गए। तो इस तरह कंप्रेशन रेडिफैक्शन करके ये आगे बढ़ते जाते हैं। और ये कंप्रेशन रेडिफैक्शन एक्चुअली क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है। अब दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के अलावा एक और वेव होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव वो वेव होते हैं जिसमें इसके मीडियम्स जो होते हैं ना, उसके लॉन्गिट्यूडनल मीडियम्स के पार्टिकल्स इसके परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वेव इस तरह से आगे बढ़ रहा है, वेव इधर जा रहा है, ऐसे करके वेव इस तरह से आगे बढ़ रहा है, बट इसके मीडियम के पार्टिकल्स क्या हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसका डिस्प्लेसमेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब मीडियम। जैसे इसमें हम लोगों ने देखा कि वेव ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, बट ये पार्टिकल्स ऊपर नीचे मोशन कर रहे हैं। तो वेव बढ़ रहा है एक्स एक्सिस के तरफ, तो पार्टिकल्स का मोशन क्या हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस की तरफ। तो ये दोनों जब आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं तब हम लोग इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव के बारे में। तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहाँ का एग्जांपल अगर देखें तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी सॉलिड लिक्विड गैस सारे में ट्रैवल कर सकती है, मतलब इन सब में ये ट्रैवल कर सकती है। बट ट्रांसवर्स वेव का बात करें तो ये सॉलिड के सरफेस में कैन ओनली ट्रैवल इन द सॉलिड में ये ट्रैवल कर सकती है, एंड लिक्विड के सरफेस पे केवल ये ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, क्योंकि इसके इस तरह के वेव्स उसी मीडियम में ट्रैवल कर सकते हैं जिसमें रिजिडिटी हो। रिजिडिटी दैट मीन्स कि इसके पार्टिकल्स आपस में जॉइंट हो। ठीक है। अब द लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल इन अ मीडियम इन अ गैस विदाउट एनी चेंज इन। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव का अगर हम लोग देखेंगे, ये क्या होता है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेलोसिटी इक्वल टू गामा p बाय d होता है, जहाँ इसका वेलोसिटी क्या, किन किन चीज़ों पे वेलोसिटी नहीं, यहाँ स्पीड बोल सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन से तो लेना नहीं है। तो यहाँ स्पीड किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर एंड डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और ये गामा क्या होता है, तो गामा क्या होता है, ये एक्चुअली रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट होता है जिसका वैल्यू 1.4 होता है एयर के केस में। तो हम लोग को बस इतना याद रखना है कि गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट का रेशियो है, एंड इसका वेलोसिटी, इसका वैल्यू 1.4 होता है। अब वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है गामा पे, तो ये तो फिक्स्ड है, प्रेशर पे एंड डेंसिटी पे। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना है कि प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर के चेंजेस से कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर के चेंजेस से डेंसिटी में भी चेंज होता है। अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज़ होता है, अगर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो डेंसिटी भी डिक्रीज़ होता है। तो ओवरऑल ये प्रेशर का जो डेंसिटी पे प्रेशर जिस तरह से चेंजेस करता है, डेंसिटी भी वैसे ही चेंज होती है, जिसकी वजह से इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो पाता है। अगर सिर्फ डेंसिटी के बारे में देखें, डेंसिटी है यहाँ, सिर्फ डेंसिटी के बारे में देखें तो डेंसिटी अगर डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, डेंसिटी अगर डिक्रीज़ होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा। और डेंसिटी कब डिक्रीज़ होता है, डेंसिटी डिक्रीज़ होता है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पे। तो डेंसिटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगा, डेंसिटी डिक्रीज़ होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। दैट मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ने पे लॉन्गिट्यूडनल वेव के लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स के वेव जो होते हैं ना, ये इनका स्पीड बढ़ता है। तो इसलिए देखिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने पे क्या होते हैं कि एयर में साउंड का स्पीड 0.1 मीटर पर सेकेंड के आसपास ये इंक्रीज़ हो जाता है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज होने पे इतना इसका स्पीड चेंज हो जाता है। दैट मीन्स अगर हम लोग बोलते हैं कि 330 मीटर पर सेकेंड है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग निकाल सकते हैं 330 प्लस 27 इंटू 0.61। तो इस तरह से हम लोग इस किसी भी टेम्परेचर पे इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर दूसरा आया फैक्टर डेंसिटी, और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा होता है प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी भी बढ़ने पे डेंसिटी पे इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी बढ़ने पे डेंसिटी भी घटता है। अब दूसरा, ये तो प्रेशर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगर ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी का बात बढ़े तो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करते हैं, तो इसके वेलोसिटी डिपेंड करते हैं, अगर कोई स्ट्रिंग है, कोई स्ट्रिंग मान लेते हैं, जैसे कोई इस तरह से कोई स्ट्रिंग है इस तरह से, जिसको हम लोग इस तरह से मूव करा रहे हैं। किसी स्ट्रिंग को हम लोग एक तरफ टाई कर दिए और दूसरे तरफ से हम लोग इसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, तो इसमें इस तरह के मोशन जो होते हैं, इस तरह से जो होता है ये ऊपर नीचे हो करके आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, स्ट्रिंग के टेंशन पे डिपेंड करता है, दूसरा इसके मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं V इक्वल टू √T/m, T जहाँ टेंशन होगा, m हो गया मास। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जब ये जैसे जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या होता है, जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे, यहाँ कोई भी वेव का बात किया जा रहा है, जो स्पेसिफिक साउंड वेव का नहीं है, तो क्या कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स f, ये अनचेंज रहता है। बाकी फैक्टर जैसे कि वेवलेंथ हम लोगों ने पढ़ा, वेवलेंथ, टाइम पीरियड और ये और क्या था, स्पीड, ये सब चेंज हो जाते हैं। यहाँ तक कि इंटेंसिटी भी चेंज हो जाता है। इंटेंसिटी तो चेंज होता है इसलिए क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे इसका कुछ एब्जॉर्ब पार्ट हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए तो ये सब चेंज होते हैं और बाकी फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहता है। तो डायरेक्शन ऑफ वेव, इसके अलावा वेव जो होते हैं ना, वो लाइट की तरह बिहेव करते हैं, ये बिल्कुल लाइट की तरह रिफ्लेक्शन करते हैं। वेव जो होते हैं साउंड वेव, ये लाइट वेव की तरह ही रिफ्लेक्ट होते हैं, ये रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, लाइट वेव की तरह रिफ्लेक्ट होते हैं। अब लाइट वेव में हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि अगर किसी सरफेस से इस तरह से कोई लाइट वेव आती है तो ये रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करती है और इस तरह से चली जाती है। तो इसमें अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो I इक्वल टू R होता है। तो साउंड वेव के केस में भी हम लोग ये दिखा सकते हैं कि ये भी साउंड वेव भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, इसमें भी I इक्वल टू R होगा। अगर कोई साउंड वेव किसी सरफेस से टकराती है तो वो उसी तरह लाइट वेव की तरह रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये इस केस में ये I इक्वल टू R होता है। एंड तीनों जो होते हैं ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। तो जो हम लोग रूल लाइट के केस में देखते थे, साउंड वेव भी उसी तरह इन दोनों रूल को दिखाती है। यहाँ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। द रिटर्न ऑफ द साउंड वेव ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस सच एज, बोल रहा है कि किसी भी सरफेस से, जैसे कि किसी वॉल से टकराया, किसी प्लाईवुड से टकराया, तो वो उसी मीडियम में वापस चली जाती है। जैसे कि मान लीजिए साउंड वेव आया, आपके घर के वॉल से टकराया और वो उसी मीडियम में वापस चली गई, तो इसी को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन साउंड जो होती है ना, गेट रिफ्लेक्ट किसी भी तरह के सरफेस से, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को लाइट की तरफ कोई पॉलिश सरफेस ही रहना चाहिए, स्मूथ ही रहना चाहिए, किसी भी तरह के सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। बस रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव इज़ दैट साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके वेवलेंथ से ज़्यादा होना चाहिए, ये पॉइंट